उसे इतनी आसानी से अपनी बात मानता देख वो समझ गया, जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। कुछ चाहिए तुम्हें? अभय ने पूछा, तो अविका ने ना में सिर हिला दिया। हम मैं यही काम कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बता देना, उसने कहा तो अविका ने हाँ में सिर हिला दिया और अभी उठकर वहां से जाने लगा कि तभी अविका ने कहा, मुझे मेरा फोन चाहिए, पता नहीं कहाँ रख दिया, मैंने कहीं दिख नहीं रहा। कहते हुए वो अपने आसपास ढूंढने लगी कि तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे न्यू फोन पर गई। नया फोन? क्या तुमने इसे अपने लिए लिया है? वो चमकती हुई आंखों से फोन को ताड़ते हुए बोली। इस पर अभय ने कहा, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ये सुन वो खुश हो गई। मेरे लिए है? तुम सच बोल रहे हो? उसने पूछा तो अभय ने हाँ कह दिया। अविका टेबल पर रखे दूसरे छोटे बॉक्स को देखते हुए बोली, इसमें क्या क्या है? अभय ने कहा, खुद देख लो। इस पर अविका एक्साइटेड होते हुए बोली, इसका मतलब ये भी मेरे लिए है। इतना कह वो बॉक्स के खोलने लगी और उस बॉक्स में खुद के लिए एक पेंडेंट देख उसका चेहरा उतर गया। ये तो लॉकेट है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे हैं। मुझे बस ये फोन चाहिए, इसका डिजाइन पहले वाले से अच्छा है और इसने कमरे में भी ज्यादा है। कह वो फोन ऑन करने लगी। अभय अविका को काफी अजीब तरह से देख रहा था। जहां तक उसने सुना था, लड़कियों को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है और वो हर हफ्ते न्यू कुछ कुछ खरीदती रहती थी। वही उसकी बीवी को शॉपिंग तो पसंद थी, लेकिन सिर्फ कपड़ों और उसकी उटपटांग चीजों के लिए। वो आगे बढ़ा और पेंडेंट अविका को पहना दिया। अविका उसे तीखी नजरों से देखते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे ये नहीं चाहिए। इस पर अभय ने कहा, इसे अपने गले से उतरना मत। वो उसे मुंह फुलाकर देखने लगी। इस पर उसने उसकी नाक खींची और वहां से उठकर जाने लगा। अविका ने फिर कहा, मुझे मेरा पुराना फोन चाहिए, उसमें मेरी, तुम्हारी और जैस्पर की बहुत सारी फोटो है। वो सारी मैंने इस फोन में डलवा दी है। उसने कहा तो अविका खुश हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, आज कुछ स्पेशल है। मेरा मतलब पहले तुमने मुझे लॉकेट दिया और नया फोन भी दिया। बात बदलते हुए अभय ने कहा, तुम्हारा पुराना फोन तुम्हारे साइड वाले सेल्फ में रखा है। अविका ने सेल्फ ओपन करके देखा तो उसका ओल्ड फोन बुरी तरह से डैमेज था। अचानक से उसे याद आया, सुबह डाइनिंग टेबल का सारा सामान तोड़ते हुए उसने अपना फोन भी नीचे फेंक दिया था। अभय को लगा था, टूटा फोन देखने के बाद अविका जरूर उससे उस बारे में सवाल करेगी और वो उसी का इंतजार भी कर रहा था। उसकी सोच के उलट अविका ने उससे कुछ नहीं पूछा और अपने नए फोन में बिजी हो गई। अभय समझ गया, उसे सब कुछ याद है, पर क्या ये पॉसिबल था? नॉर्मली अविका जैसे पेशेंट अटैक के समय अगर बेहोश हो गए तो होश में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। डॉक्टर को देखने के बाद अविका अपना आपा खो देती है, पर बेहोश नहीं होती। वो बात उसे याद रहना लाजमी है। लेकिन सुबह जो हुआ, निशा और समीर ने भी उसे यही बताया था और उसने खुद इस बारे में पढ़ा था। ये सोचते हुए वो फिर से उसके पास आकर बैठ गया और उसकी हरकतों को नोटिस करने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम काम करने जा रहे थे? अच्छा, अब आ गए हो तो मुझे इस फोन की सेटिंग के बारे में बताओ, मुझे इसने ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या उसने फोन अभय को पकड़ा दिया। अभय उससे एक एक करके फोन के सभी फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने लगा। वही अविका को नींद आने लाने लगी। वो उबासी लेते हुए बोली, बाकी का तुम मुझे बाद में बता देना, अभी तुम जाओ काम कर लो, मुझे आराम करना है। इतना बोल उसने फोन ले लिया। उसे खुश देख उसने उससे कुछ नहीं पूछा। रात के करीब 9 बजे अभय का काम खत्म हो गया। तुम डिनर में क्या खाना पसंद करोगी, बता दो, मैं तुम्हारा डिनर रूम में मंगवा लेता हूँ। कहते हुए उसने लैपटॉप बंद कर जैसे ही सिर ऊपर उठाया, सामने अविका को पाया जो उसे गुस्से से घूर रही थी। ये देख उसने कहा, बताओ क्या खाओगी? तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें उस चुड़ैल के साथ डिनर करना है, इसलिए तुम मेरा डिनर कमरे से मंगवा रहे हो? अविका ने पूछा तो अभय सोफे से उठा और उसके करीब जाते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? अविका ने कहा, यही कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, अगर तुम किसी दूसरे लड़की के पास गए तो मैं। अभय ने कहा, तो तुम क्या करोगी? इस बार अविका उसकी आंखों में देखते हुए बेखौफ बोली, तो मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी। ये सुन अभय हंस दिया। अविका ने आगे कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर तुम उस नितारा के पास गए तो मैं सच में उसे मार दूंगी। इस पर अभय उसकी नाक खींचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसे मरना हो मार लेना।
तुम तो चाहते ही हो ताकि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाए और तुम दूसरी शादी कर सको, कह वो सोफे पर गाल फुलाकर बैठ गई। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसका बीमारी भले ही ठीक हो जाए, लेकिन इसकी शक करने की आदत कभी नहीं जाएगी, खुद से कहते हुए वो भी उसके बगल में बैठ गया। ये देख अविका थोड़ी साइड में खिसक गई। अभय उसे अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, ऐसा क्या किया जाए जिससे तुम्हारा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग इधर उधर की बातें सोचना बंद कर दे। अविका ने कहा, बच्चा। अभय कंफ्यूज होते हुए बोले, बच्चा। इस पर अविका थोड़ी शर्माते हुए बोली, मुझे एक क्यूट से बच्चे की मम्मा बनाना है। तुम्हें भी तो पापा बनना होगा, सोचो हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे तो सब कुछ कितना अच्छा लगेगा। उसकी बातें सुन अभय के चेहरे पर 12 बज गए। उसे लग रहा था जैसे वो खुली आंखों से कोई सपना देख रहा हो। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी पागल बीवी कुछ ऐसा भी बोल सकती है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? उसने आंखें ब्लिंक करते हुए कहा। अभय को समझ नहीं आया वो उसकी इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ बोलता उससे पहले ही कमरे पर दस्तक हुई। अभय ने दरवाजा खोला तो सामने रघु था। रघु ने कहा, बॉस, बिग बॉस डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अगर मैडम की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके साथ कमरे में भी डिनर कर सकते हैं। अभय कुछ बोल पता उससे पहले ही अविका बोल पड़ी, मैं ठीक हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो चलते हैं। और दोनों नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए। अविका और नितारा ने एक दूसरे को तीखी नजरों से देखा। फिर अविका ने उसे चिढ़ाने के लिए अभय की बाजू पकड़ ली और उस पर सिर टिका दिया। कौन कहता है ये पागल है? ये तो चालक लोमड़ी से भी ज्यादा चालक है। जरूर इसी ने अभय को अपनी जाल में फंसाया होगा। नितारा ने ये बात धीरे से बोली थी, पर जस्ट बगल में बैठे मिहिर को उसकी बारी बातें सुनाई दे रही थी। वो नितारा के थोड़े और पास जाकर बोला, लगता है तुम भूल गई हो कि हमने इस बारे में पता किया था। और रही बात तुम्हारी, तो अभय तुम्हें वैसे भी नहीं अपनाता, इसलिए बेवजह दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है कि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। मिहिर की इस बात ने चले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया था। इसके बावजूद भी नितारा ने उसे कुछ नहीं कहा। वो खुद से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभय को अपना बनाकर रहूंगी। अविका को अभय के सहारे वहां आता देख रंजीत मेहरा को लगा शायद उसे खड़े रहने में प्रॉब्लम हो रही होगी। बेटा, आप नीचे क्यों आई? देखिए खुद को, अभी आप सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही। अविका की फिक्र करते हुए वो बोले। जवाब में अविका ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी रिकवर करती हूँ। इस पर रंजीत जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी ने खाना शुरू कर दिया। अविका का पेट पहले से भरा था, उसने तो बस नीचे आने के लिए झूठ बोला था और वो धीरे धीरे खा रही थी। दूसरी तरफ मुंबई में रात के 10 बजने को थे। स्टार गोल्ड क्लब में सभी लाउड म्यूजिक चल रहा था। सभी लोग डांस करने में लगे थे और बचे लोग बार कैबिनेट पर ड्रिंक कर रहे थे। राधिका पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं आई थी और उसे वहां काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी और सभी चीजों को गौर से देख रही थी। इस बीच कई सारे लड़कों ने उसे डांस का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। अब तो उसे वहां घुटन होने लगी थी, इसलिए वो वहां से बाहर जाने लगी कि तभी सामने से 5-6 लड़कों का झुंड आता दिखा। उनके साथ 2 लड़कियां भी थी। सभी नशे में लग रहे थे। उन्हीं में से एक की नजर राधिका पर गई और वो लड़का इसी आवाज में बोला, ये तो बड़ी खूबसूरत है, क्यों ना आज इसी के साथ मजे किए जाए। उसकी बात सुन बाकी के लड़के भी हंसने लगे। वही इस लड़के की बात सुन राधिका का गला सूख गया। वो बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागने लगी कि एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। उन सभी लड़कों को हंसता देख राधिका बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागने लगी कि तभी उनमें से एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। ये देख बाकी के लड़के और उनके साथ मौजूद लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहते हुए राधिका खुद को छुड़ाने लगी। इस पर उस लड़के ने कहा, अरे तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हम तुम अभी खा जाएंगे। राधिका ने कहा, देखिए आप जैसा समझ रहे हैं, मैं वैसे लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वहां खड़े लड़कों में से एक ने कहा, चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों भाई लोग, सही कहा ना मैंने? इस पर सभी हंसने लगे। राधिका ने मौका देखकर उस आदमी के हाथों को काट लिया। दर्द से चीखते हुए उस आदमी ने राधिका का हाथ छोड़ दिया और मौका पाते ही राधिका वहां से भागने लगी।
उसे भागता देख उस लड़के ने कहा, पकड़ो उसे। इतना सुन उसके साथ खड़े लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। राधिका उनसे भागते हुए थर्ड फ्लोर की लॉबी में आ गई। सीढ़ियों पर दौड़ने से उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसकी रफ्तार भी कम हो गई। वो एक दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। वो रही, पकड़ो उसे। राधिका ने जैसे ही उन लड़कों की आवाज सुनी, वो बहुत ज्यादा डर गई और एक एक करके सभी दरवाजे पर नॉक करने लगी। कोई है, दरवाजा खोलिए। वो लड़के राधिका के पास आ गए। एक ने हंसते हुए कहा, बेबी, बेकार की कोशिश करना बंद करो। यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आने वाला, इसलिए हमारी बात मानो और चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना हम खुद तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, गिड़गिड़ाते हुए राधिका ने कहा। लेकिन उसकी किसी भी बात का उन लड़कों पर असर नहीं हुआ और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे कि तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और अंगड़ाई लेते हुए अजय बाहर आया। उसे देख उन लड़कों के चेहरे की रंगत गायब हो गई। राधिका अजय के पास जाते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। अजय ने राधिका को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उन लड़कों की तरफ देखा और कहा, क्या अब भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है? अभय के डर से अजय रात में कभी भी उन जगहों पर नहीं जाता था जहां अभय के आदमी मौजूद हो, और जब से उसने सैनी कंपनी का प्रोजेक्ट संभाला था, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी और सभी को पता चल गया था कि वो अभय सिंघानिया से बिलोंग करता है। उसे देखो लड़के भी काफी डर गए और बिना कुछ बोले डूम दबाकर वहां से चले गए। उसके बाद अजय भी वहां से जाने लगा कि तभी राधिका ने कहा, थैंक यू। इस पर अजय ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आने के बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे पलटा और वहां राधिका को पाया। उसके इस अचानक से रुक जाने से राधिका डर गई और 2 कदम पीछे हो गई। अजय ने उससे पूछा, यहाँ पहली बार आई हो? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। अजय ने आगे कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राधिका ने मना करते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नीचे मेरी बहन और उसके दोस्त हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। इस पर अजय ने हम्म कहा और आगे बढ़ गया। राधिका भी फर्स्ट फ्लोर में बने क्लब में आ गई और उसी जगह पर खड़ी हो गई जहां पहले खड़ी थी। लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने देखा जिन लड़कों से वो बचकर अभी वहां आई थी, वो सब वही क्लब में मौजूद थे और उसे घूर रहे थे। राधिका बहुत ज्यादा डर गई और अपनी बहन के पास जाकर बोली, मोनिका, बहुत देर हो गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मोनिका ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे ही डांस करने के लिए फोर्स करने लगी। इस बार राधिका ने मोनिका का हाथ कस पकड़ा और उसे करीब करते हुए सख्ती से बोली, मैंने कहा ना, बहुत देर हो चुकी है, अब चल यहाँ से। इस पर राधिका ने कहा, दी, क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा, और अभी तो 11 भी नहीं बजा। आपको जाना है तो जाओ, मैं 12 बज के बाद ही आऊंगी। इतना बोल मोनिका फिर से डांस करने लगी। वही राधिका की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी। उसे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों आज वो यहाँ आई। उसने वापस उस जगह देखा जहाँ वो लड़के खड़े थे और पाया अब वो लड़के वहां नहीं थे। ये देख उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और पलक झपकते चली भी गई। अब वो सारे लड़के उसके घर कर खड़े थे और सभी के चेहरे पर हैवानियत साफ झलक रही थी। राधिका कुछ कर पाती इससे पहले एक ने उसका मुंह बंद कर लिया और उसे वहां से ले जाने लगे। मालदीव में अभय बेड पर बैठा बुक रीड कर रहा था और हर 2 मिनट में वो चेंजिंग रूम की तरफ देख रहा था। वही चेंजिंग रूम में अविका हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में वीडियो देख रही थी। चेंजिंग रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए अभय ने कहा, अविका, क्या कर रही हो? आधे घंटे हो गए, चलो अब जल्दी से बाहर आओ। अचानक से अभय की आवाज कानों में पड़ते ही फोन उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। हाँ, बस 2 मिनट और, अविका ने कहा तो अभय ने कहा, अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। उसने इतना कहा ही था कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और अविका बाहर आई। उसने रेड कलर की नाइटी पहनी थी जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। उसे देखते हुए अभय ने अंदाजा लगा लिया था कि वो पिछले आधे घंटे से अंदर क्या कर रही थी। उसके हक करते हुए अविका ने कहा, हब्बी, हम वो सब कब करेंगे? अब तो हमारी शादी को 1 महीने होने वाले हैं और अब तक हमने वो सब नहीं किया। अभय को लगा ही था कि वो ऐसा ही कुछ कहेगी। जब से उसने नितारा के बारे में सुना था, तब से उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आया था। बात को टालते हुए अभय ने कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है,
पहले तुम ठीक हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं तो एकदम ठीक हूँ, अविका ने कहा। तो अभय उसे खुद से अलग करते हुए बोला, नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उसकी बात सुन अविका का मुंह लटक गया और वो फिर से उसके गले लग गई और मायूस होते हुए बोली, अगर मैं ठीक नहीं हुई, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा, और बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी, कह उसने उसके माथे को चूम लिया। वही दूसरी तरफ अमेरिका में इंडिया के उलट सुबह के 11 बज रहे थे। माया बेड पर आराम से सो रही थी। सपने में उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है और धीरे धीरे उसके और करीब आ रहा है, और अचानक से उसने उस पर अटैक कर दिया और अचानक से उसकी नींद खुल गई। वो हाफते हुए बेड पर बैठी कि उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी रचना गई। उसे अपने सामने देख माया बहुत डर गई। उसने आसपास देखा तो वो अपने कमरे में थी। उसे याद आया सोने से पहले वो अनिरुद्ध के साथ थी, और अभी रूम में। एक पल के लिए उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही, और वो अपनी आंखें मसलने लगी और खुद को पिंच करने लगी, लेकिन रचना उसके सामने से गायब नहीं हुए। ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। इतना कह वो सोफे से उठकर बैग की तरफ आने लगी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि माया के प्रति उसके अंदर कितनी नफरत भरी पड़ी है। माया ने डरते हुए पूछा, तू तू तुम यहाँ कब आई और अनिरुद्ध कहाँ है? माया के मुंह से अनिरुद्ध का नाम सुन रचना की आंखें लाल हो गए। उसने एक झटके में माया के बालों को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोली, ये बात तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए। बता कहाँ है अनिरुद्ध, कब से तुम दोनों साथ हो, बता। रचना की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, माँ, मुझे नहीं पता, अनिरुद्ध कहाँ है?